बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम गैल्वानिक सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आगाज करता हूं गैल्वानिक सेल। स्टूडेंट, गैल्वानिक सेल को हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं और ये जो इनके नाम हैं ये उन साइंटिस्ट के नाम पे हैं जिन्होंने इन पे वर्किंग की। गैल्वानिक सेल के बारे में ये कुछ पॉइंट्स ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। पहली बात, गैल्वानिक सेल में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। गैल्वानिक सेल जो है दे प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैंने क्या कहा था कि वो सेल जो करंट प्रोड्यूस करे उसे हम कहते हैं गैल्वानिक सेल। तो हर वो सेल जो करंट प्रोड्यूस कर रहा होता है वो गैल्वानिक सेल होता है, वो वोल्टेक सेल होता है। इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस, आपने सिर्फ और सिर्फ सेल अपरेटस की सेटिंग करनी है। जब आप सेटिंग मुकम्मल कर लेंगे इसमें खुद ब खुद रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और करंट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इसमें एनोड जो है ना, एनोड कैरी द नेगेटिव चार्ज व्हाइल कैथोड इट कैरी द पॉजिटिव चार्ज। और आखिर में और भी कई पॉइंट्स हैं, मैं तो मेन का जिक्र कर रहा हूं। गैल्वानिक सेल जो है ना दैट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। ये दो हाफ सेल के, एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरे को हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ये दो हाफ सेल्स पर मुश्तमिल है। मैं एक गैल्वानिक सेल आपके साथ शेयर करता हूं और फिर उसकी मजीद एक एक डिटेल में आपके साथ लाता हूं कि आपने एंटी टेस्ट में इस गैल्वानिक सेल जिसे मैं जिंक कॉपर या डैनियल सेल कहता हूं, इसके बारे में कौन कौन सी चीज आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मैं ना आपके सामने जिंक कॉपर सेल या जिसे हम डैनियल सेल कहते हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके लिए बुनियादी तौर पर मुझे दो चीजें चाहिए। मुझे एक जिंक इलेक्ट्रोड चाहिए, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड। ये है जिंक Zn, जिंक इलेक्ट्रोड। और मुझे चाहिए कॉपर इलेक्ट्रोड। मुझे ये दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए, दो इलेक्ट्रोड्स, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। अच्छा, जिंक इलेक्ट्रोड कैसे बनाएं? आपने 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। क्या मतलब 1 मोलर जिंक सल्फेट? आपने 1 मोल जिंक सल्फेट लेकर उसको पानी में डालना है ताकि आपका ओवरऑल सॉल्यूशन वो 1 dm³ बन जाए। तो ऐसे सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो 1 मोलर होती है। अब जब आप इसको वाटर में ऐड करेंगे, साफ ज़ाहिर है जिंक अपने आयन में कन्वर्ट हो, जिंक सल्फेट अपने आयन में कन्वर्ट होगा एंड यू विल हैव जिंक आयन एंड सल्फेट आयन। लेकिन याद रखो एक बात, जब एक जिंक सल्फेट आयोनाइज होता है, सुनना मेरे बात को गौर से, जब एक जिंक सल्फेट आयोनाइज होता है तो ये एक जिंक आयन देता है, एक सल्फेट आयन देता है। जब दो जिंक सल्फेट आयोनाइज होंगे, दो जिंक आयन दो सल्फेट आयन बनेंगे। जब आपके पास 1 मोल जिंक सल्फेट आयोनाइज होगा तो 1 मोल जिंक आयन बनेंगे। यानी जब आप 1 मोल जिंक सल्फेट लेते हैं तो सॉल्यूशन में जितने जिंक आयन होंगे उतने ही सल्फेट आयन होंगे। एक जिंक आयन पे चार्ज +2, दूसरे पे चार्ज -2। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज होगा। ओवरऑल दिस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसमें जिंक रॉड को डिप करना है, दैट इज जिंक रॉड। जब आप जिंक रॉड को डिप करेंगे ना, तो अभी कुछ देर बाद मैं आपको समझाऊंगा कि जिंक रॉड से जिंक एटम, जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन में आएंगे और सॉल्यूशन में जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। वो जो जिंक एटम है वो रॉड को इलेक्ट्रॉन दे के आएंगे। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में जिंक आयन बहुत ज्यादा और रॉड पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा। फिर कुछ जिंक आयन दोबारा रॉड पे जाएंगे और एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा फिर रॉड और सॉल्यूशन के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ये बात जो मैं कर रहा हूं ना, ये कुछ देर बाद मैंने आपसे फिर कर दी। इस सारे को हम कहते हैं दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड। यानी जब आप जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन उसमें डिप करते हैं तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बनता है दिस इज कॉल्ड जिंक इलेक्ट्रोड। बिल्कुल इसी तरह आपने 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, साफ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में यू हैव द कॉपर आयन, ये कैटायन है, एंड यू हैव द सल्फेट आयन, ये एनाइंस है, ये एनाइंस है। और
इसमें आपने कॉपर रॉड को डिप करना है, ये कॉपर रॉड है, दिस विल इज कॉल्ड द कॉपर इलेक्ट्रोड। अब ये दो इलेक्ट्रोड्स आपके पास बन गए। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने कनेक्ट करना है, कनेक्ट एक्सटर्नली बाय मींस ऑफ वोल्ट मीटर के जरिए इनको कनेक्ट करना है। इंटरनली बाय मींस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये आप सॉल्ट ब्रिज का, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है यू शेप, और इसके अंदर हम पोटाशियम नाइट्रेट या पोटाशियम क्लोराइड वगैरह वगैरह इसका जेल फिल करते हैं, जेलेटिनस फॉर्म में इनमें से कोई ले ले तो पोटाशियम नाइट्रेट, आमतौर पर सोडियम नाइट्रेट भी इस्तेमाल होता है, तो इनको इसके अंदर फिल किया जाता है। ये यू शेप ट्यूब है ये। तो अब हुआ क्या, आपने दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली वोल्टमीटर के जरिए, इंटरनली सॉल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट कर दिया। अब जो ही आप ये सारी वर्किंग मुकम्मल करेंगे ना, अपरेटस सेटिंग मुकम्मल करेंगे, इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। अब उस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या होगा जरा सुनना है। पहले मैं बात करूंगा एट एनोड। मैं पहले भी लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन समझा भी करो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। और दूसरी बात, मैं एक और चीज भी लेता हूं, वो मैं लेता हूं कैथोड। स्टूडेंट जो कैथोड है ना, इस पे याद रखना है, कैथोड पे रिडक्शन होगी, रिडक्शन। और रिडक्शन को आप क्या कहते हैं, रिडक्शन को हम कहते हैं जर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, जर। ये आपके पास ये दो मैंने चीजें लिखी। अब इन दोनों में से ये जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, रिडक्शन किस पे होगी, ऑक्सीडेशन किस पे होगी, यानी एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, ये हमें ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बताती है कि इन दोनों में से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अबव होगा, ऊपर होगा, दैट विल एक्ट एज एनोड। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है, तो जिंक जो है इट विल एक्ट एज एनोड, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इसके ऊपर होगा। और कॉपर ये वाला इट विल एक्ट एज ए कैथोड, ये कैथोड। आपके पास ने ये दो हाफ सेल बने, इस हाफ सेल को मैं कहता हूं दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये वाला जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसको मैं कहता हूं रिडक्शन हाफ सेल। ये दो हाफ सेल्स आपके पास आए। अब असल आओ, अच्छा, इन दोनों हाफ सेल का कॉम्बिनेशन ये आपके पास मैंने कहा गैल्वेनिक सेल इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ये आपके पास गैल्वेनिक सेल बन गया। अच्छा, अब इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? करंट इसमें प्रोड्यूस होता है कि इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। वो कैसे? बड़े गौर से सुननी मेरी बातें। वो अब मैं जो बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, जरा सुनना है। ये जिंक रॉड है, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक एटम। ये सॉल्यूशन को आपने जेहन में रखना है। सॉल्यूशन में जिंक आयन है और सल्फेट आयन है, ये मेजर तो यही है ना। हाइड्रोजन आयन भी है, हाइड्रोक्साइड आयन भी, मैं उनके बात ही नहीं कर रहा। जिंक आयन है, सल्फेट आयन है। अब होता यह है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। होता यह है कि जिंक एटम इस रॉड से सॉल्यूशन में आता है। जब जिंक एटम रॉड से सॉल्यूशन में आएगा, वो रॉड को 2 इलेक्ट्रॉन देगा और सॉल्यूशन में आकर वो Zn2+ होगा। पहले सॉल्यूशन में जितने जिंक आयन थे उतने सल्फेट आयन। अब जैसे जैसे रॉड से जिंक एटम जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्यूशन में जिंक आयन की कंसंट्रेशन सल्फेट आयन से बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी हुआ क्या कि जिंक एटम रॉड से जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं, और सॉल्यूशन में जब ये जिंक आयन बनकर आते जा रहे हैं, एक्वस, ये सॉलिड कह लो, और ये रॉड को इलेक्ट्रॉन देते हैं। मैंने तो एक की बात की ना, तो बहुत सारे। अब हो क्या रहा है, 3 चीजें हो रही हैं, अगर गौर से सुनो। 3 चीजें। पहली बात ये हो रही है कि ये जो रॉड है ना, रॉड, इसके साइज में, इसकी थिकनेस में कमी आती जा रही है। वो क्यों? ये रॉड जिंक एटम से बना हुआ है ना, वो जिंक एटम जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं। ये पहला काम हो रहा है। अच्छा, दूसरा काम, इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश होता जाता है।
हम कहते हैं ना गैल्वेनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज, तो ये एनोड इस पर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा एक और भी काम हो रहा है, वो ये सोल्यूशन पहले न्यूट्रल था, जितने जिंक आयन थे उतने सल्फेट आयन। अब जिंक आयन के आने की वजह से अब इस सोल्यूशन पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है। अच्छा, इसके बरक्स अब हो क्या रहा है, यही इलेक्ट्रॉन ये जो यहां है ना, ये इलेक्ट्रॉन अब एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड। एनोड से, ये एमसीक्यू आता है, तो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन यहां से इस कैथोड के पास आए। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे रिडक्शन होती है। रिडक्शन किसे कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब है अब ये जो कैथोड है इस पर इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इस सॉल्यूशन में देखो, इस सॉल्यूशन में ये जो कॉपर आयन है ना, ये सॉल्यूशन से रॉड पे जाएंगे। जब ये कॉपर आयन सॉल्यूशन से रॉड पे जाएंगे तो जो इधर से इलेक्ट्रॉन आए ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे। इसका मतलब हुआ अब आपके पास क्या हो रहा है कि कॉपर आयन Cu2+ एक्वस ये सॉल्यूशन से रॉड पे जाकर कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये रिड्यूस होकर कॉपर मेटल बनेगी, कॉपर एटम बना, वो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, इसके ऊपर ये डिपॉजिट होता जाएगा। अब यहां पे चेंज क्या आ रही है, यहां पे चेंज ये आ रही है कि ये वाला जो रॉड है ना, इसका साइज बढ़ता जा रहा है। क्यों जी, वो बढ़ इसलिए रहा है कि क्योंकि कॉपर आयन, कॉपर एटम बनकर इसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। डेपोजिशन ऑफ कॉपर की वजह से इसका साइज बढ़ रहा है। एक और चेंज आ रही है, और वो क्या, वो चेंज ये आ रही है कि पहले तो सॉल्यूशन में कॉपर आयन और सल्फेट आयन दोनों की तादाद, कंसंट्रेशन बराबर थी। अब कॉपर आयन तो इधर चलते जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा। सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इस सॉल्यूशन पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो जाता है। अब इतनी बातें आपने सुनी, ये मैंने बता दिया। अच्छा, अब आपने क्या यूज किया है, कुछ देर के बाद आप देखेंगे ना, अगर आप सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल ना करें, कुछ देर के बाद ये रिएक्शन रुक जाएगा, करंट प्रोड्यूस होना, ये करंट प्रोड्यूस होता है जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। अच्छा, बात एक बड़ी खूबसूरत बात है, जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, उनकी डायरेक्शन ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, लेकिन अगर आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहना तो वो ये है, वो डायरेक्शन जो है ना कन्वेंशनल करंट, उसकी डायरेक्शन आप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। अच्छा जी, अब सुनो, अगर हम ये सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल ना करें तो कुछ देर के बाद ये रिडॉक्स रिएक्शन बंद हो जाएगा और करंट प्रोडक्शन सीज कर जाएगी, रुक जाएगी। हम सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये जरा ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के ना कई काम है। सॉल्ट ब्रिज भी हम इसे कहते हैं, हम इसको पोरस पार्टीशन भी कहते हैं, दोनों में से जो मर्जी बात करें, पोरस पार्टीशन या सॉल्ट ब्रिज। अच्छा जी, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके कई फवायद है। पहला फायदा तो ये है, पहला नंबर 1 पे, ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता, ये दोनों सॉल्यूशन की इंटरमिक्सिंग को रोकता है। एक तो ये बात मैंने बोल दिया, आप खुद इसको। दूसरा एक और काम भी इसके बारे में सॉल्ट ब्रिज का, और वो ये है कि अब जरा एक लफ्ज सुना, मैं कहता हूं कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल्स। क्या कहता है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल रिएक्शंस, इन बोथ हाफ सेल्स। कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, देखो पहले इसमें जिंक आयन सल्फेट आयन बराबर थे, अब जब जिंक आयन इसके अंदर आते गए तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव आता जाएगा और इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव आता जाएगा। क्यों जी, क्योंकि इसमें कॉपर आयन यहां कॉपर बनकर डिपॉजिट होते जाएंगे और सॉल्यूशन में कॉपर आयन के मुकाबले में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के मुकाबले में बढ़ेगा और ओवरऑल इसका मतलब है ये दोनों।
अगर आप ये साल्ट ब्रिज का काम क्या है, साल्ट में दो मैं बातें करूंगा, यहां दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इधर सल्फेट आयन ज्यादा है ना कॉपर आयन के मुकाबले में, इधर सल्फेट आयन कम है जिंक आयन के मुकाबले में। तो क्या होगा, सल्फेट आयन इधर सॉल्ट ब्रिज के जरिए इधर ट्रांसफर होते हैं, सल्फेट आयन मूव करते हैं। एक और है, वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। होता यह है कि आपने ये जो पोटाशियम नाइट्रेट लिया ना, इसमें ये पोटाशियम आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। अब ये जो पोटाशियम आयन है ना, ये पोटाशियम आयन इधर ट्रांसफर कर जाएगा यहां से। क्यों इधर क्यों जाएगा? क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज, जिधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उधर कैटायन चला जाएगा, और जिधर पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा होगा तो उधर एनायन चला जाएगा। इसे हम कहते हैं कि सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसको मेंटेन करता है। पहले मैंने बात क्या की, मैंने कहा ये दोनों सॉल्यूशन की मिक्सिंग को रोकता है, यानी मैं उसको लिख भी देता हूं, प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। तीसरा एक और भी ये काम करता है, इसका तीसरा काम ये है कि ये ना, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये सर्किट को कंप्लीट करता है। सर्किट कैसे कंप्लीट होता है? सर्किट ऐसे कंप्लीट होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, करंट, ये इलेक्ट्रॉन गए यहां, और यहां से करंट फिर इधर को, ये फिर ही सर्किट मुकम्मल हुआ। इसका मतलब है करंट दो सोर्सेस के जरिए फ्लो करता है। करंट, एक पहला सोर्स करंट का वो है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा करंट का सोर्स क्या है, वो है आयंस। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट एक्सटर्नल सर्किट में, ई फॉर एक्सटर्नल सर्किट, तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट इलेक्ट्रॉन की मदद से फ्लो करता है, और इंटरनल सर्किट उसमें बाय मींस ऑफ आयंस, ये सॉल्ट ब्रिज उसमें आयंस की मदद से। अच्छा एक और भी चीज, ये यहां पे गुफ्तगू खत्म होगी। जब ये करंट प्रोड्यूस होता जाता है ना, आपने सॉल्ट ब्रिज भी यूज कर लिया, फिर भी कुछ देर के बाद जाके इस सेल ने करंट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। अब क्या हो गया? अब तो हमने सॉल्ट ब्रिज यूज किया, अब ये हुआ कि ये जो जिंक रॉड है ना, ये खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जिंक रॉड से जिंक एटम मुसलसल जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन में आ रहे हैं, मुसलसल, और एक वक्त आएगा कि इसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि इसमें करंट प्रोडक्शन जारी रहे। तो ये भी मैंने आखिरी जो बोला बात, ये भी आपसे बोला। एक और बहुत खूबसूरत बात, और वो ये है कि ये जो हमारे पास सेल बना, डैनियल सेल, जिंक कॉपर सेल, ये करंट कितना प्रोड्यूस करता है? मैं इसे कहता हूं सेल वोल्टेज। ये सेल वोल्टेज जिसे मैं ई नॉट सेल कहता हूं, ये कितना करंट प्रोड्यूस करेगा? वो कहते हैं आप इसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरह से देख सकते हैं। एक, आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली देखना है ना, तो आपने ना ये जो वोल्ट मीटर लिखा है ना, इसकी रीडिंग को पढ़ ले। जब मैं वोल्ट मीटर की रीडिंग को पढ़ूंगा ना, तो वहां पे रीडिंग आएगी ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू प्लस 1.10 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये वाला जो सेल है ये इतना करंट प्रोड्यूस करता है। ये मुझे किसने बताया प्रैक्टिकली? कैसे? द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर भी, एम मीटर भी यूज होता है, मैं वोल्ट मीटर की बात करूं। अच्छा दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरा है थ्योरेटिकली, आप कैलकुलेट कर ले। थ्योरेटिकली वो कैसे? वो ना मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद लेनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहती है कि अगर आप किसी भी सेल का पोटेंशियल जानना चाहते हैं, ई नॉट सेल वोल्टेज, मैं इसे सेल पोटेंशियल भी कहता हूं, मैं इसे कह सकता हूं ईएमएफ ऑफ सेल भी कह सकता हूं, कहता नहीं हूं, कह सकता हूं। मैं इसको यह भी कह सकता हूं करंट प्रोड्यूस्ड बाय सेल, कि सेल ने करंट कितना प्रोड्यूस किया, इसको भी, इसमें से जो मर्जी आपसे कहा जाए। अगर आप ई नॉट सेल इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए ये इक्वल होता है
ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ये मैं कहां से लाऊं? ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये मैं कहां से लाऊं? वेरी सिंपल, आपके पास ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है ना, जिससे जिंक से जिंक आयन बन रहा है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन देख लो। इसकी जो ई नॉट ऑक्सीडेशन आएगी ना, वो आपके पास जो है ऑक्सीडेशन, वो आपके पास है प्लस 0.76 वोल्ट। इसकी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ई नॉट रिडक्शन वैल्यू देख लो, रिडक्शन वैल्यू, और वो है प्लस 0.34 वोल्ट। अब आप इसको ऐड कर लो, यानी आप ऐड किसको करेंगे? आप ऐड करेंगे प्लस 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट, दोनों को ऐड करोगे, आंसर विल बी प्लस 1.10 वोल्ट। ये आएगा। तो एक्सपेरिमेंटली भी देख लो, प्रैक्टिकली भी देख लो, और थ्योरेटिकली भी देख लो। एक और सेल रिप्रेजेंटेशन, मैं कुछ बातें इधर भी आपके लिए। सेल रिप्रेजेंटेशन हम ना आयोपिकली आयोपिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते? वो कहते हैं जी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करो। इसमें मेरे पास था जिंक, मेरे पास था जिंक Zn, जिंक सॉलिड लिख दिया। ये इट विल कन्वर्ट्स इनटू जिंक 1 मोलर जिंक आयन, 1 मोलर जिंक आयन। ये 7 एक्वस। सॉल्ट ब्रिज को 2 लाइन से, ये लाइंस इस तरह भी होती हैं, ये सॉल्ट ब्रिज, ये लाइंस इस तरह भी होती हैं और बाद में इस तरह भी लगाई होती हैं। बहरहाल ये जो 2 वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल, ये सॉल्ट ब्रिज को, ये पोरस पार्टीशन को जाहिर करती। उसके बाद आपके पास क्या था? मेरे पास था 1 मोलर कापर आयन एक्वस, और इट विल कन्वर्ट इनटू कापर, दैट इज सॉलिड। दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जिंक कापर सेल। एक और भी हम कहते हैं ये जो जिंक कापर सेल या ये वोल्टेक सेल, दिस वन इज अ रिवर्सिबल सेल, दिस वन इज अ रिवर्सिबल सेल। अच्छा, रिवर्सिबल क्या है भाई? गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल का रिवर्सिबल तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो आप इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाएं। वो कैसे मैं बनाऊं? आपने ना जहां पे वोल्ट मीटर लिया है ना, अगर इसकी जगह पे आप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें, सोर्स ऑफ वोल्टेज इस्तेमाल करें, यहां पे आपने इसको नहीं यूज करना, आप यहां पे सोर्स ऑफ वोल्टेज, ये जो मैं इतना लिख रहा हूं ना, सोर्स ऑफ वोल्टेज, इससे मेरी मुराद है कोई बैटरी इस्तेमाल करें। बैटरी, अगर आप बैटरी इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर वो करंट देगी, प्रोड्यूस नहीं होगा। अब करंट कंज्यूम होगा, ये करंट देगी, ये करंट इधर को जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे। जब पहले इस पे जिंक, इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, ये बतौर एनोड कम कारण, अब नहीं, अब इस पे रिडक्शन होगी। नाउ इट विल एक्ट एज कैथोड। इसको बिल्कुल उलट दो, यानी एरो हेड इधर कर दो, ये एनोड की बजाय कैथोड करो, यहां पे रिडक्शन करो और इसको जर करो, और ये ई नॉट ऑक्सीडेशन नहीं, ई नॉट रिडक्शन करो, और ये प्लस नहीं, इसको माइनस करो, और बिल्कुल सेम चेंजेस इधर लाओ। जब आप लाओगे ना, अब ये गैल्वेनिक सेल नहीं है, अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। सिर्फ एक पॉइंट इसमें ज़हन में रखना है, और वो क्या कि जो आपने वोल्ट बैटरी यूज की है ना, वो ये यानी ये वाला जो गैल्वेनिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तब ही कन्वर्ट होगा जब आप ये जो बैटरी यूज करें, इसकी वोल्टेज इससे यानी 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगी। अगर इतनी होगी या इससे कम होगी ना, तो फिर कभी भी ये रिवर्स सेल रिवर्सिबिलिटी शो नहीं करेगा। यानी अगर आप गैल्वेनिक को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो बैटरी यूज करें उसकी वोल्टेज इसकी सेल पोटेंशियल से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने ना मैक्सिमम बातें जितनी आपको बताई जा सकती थी वो मैंने आपको बताई। एक टॉपिक आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने कुछ जिक्र किया पहले, मैं दोबारा बताता हूं क्योंकि इसी को लेके मैंने आगे बढ़ना है। बड़ी खास बातें देखो, मैं ना आपके साथ जिंक इलेक्ट्रोड शेयर करने जा रहा हूं। जिंक इलेक्ट्रोड, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जी बताएं जिंक इलेक्ट्रोड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड को
जिंक इलेक्ट्रोड को प्रिपेयर करने के लिए ना मुझे सबसे पहले जिंक के किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। मैं ना जिंक का जो सॉल्ट लेता हूं वो जिंक सल्फेट है। जिंक क्लोराइड भी ले लो, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, ये सारे के सारे क्या हैं? ये ZnNO3 टेकन ट्वाइस, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑल दीज आर सॉल्ट्स ऑफ जिंक। आप किसी भी कोई भी इसमें जिंक का सॉल्ट ले लें, उसका एक्वा सॉल्यूशन ये आपके पास, और आपने ना 1 मोलर सॉल्यूशन लेना, 1 मोलर। मैं ना लफ्ज स्टैंडर्ड कंडीशन आपको बताना चाहता हूं। स्टैंडर्ड कंडीशन की टर्म मैंने जब आपको थर्मोडायनामिक्स समझा रहा था उस वक्त भी मैंने यूज की थी स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में मैं 3 चीजें लेता हूं। टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड द एक्वा सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन शुड बी 1 मोलर। इन 3 बातों को मैं स्टैंडर्ड कंडीशन कहता हूं। अच्छा, जब आप जिंक सल्फेट का 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो इस सॉल्यूशन में यू हैव द जिंक आइन, you have the sulfate ion, you have the zinc ion, you have the sulfate ion. जितने जिंक आइन उतने सल्फेट आइन, ओवरऑल दिस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अब आपने इसमें जिंक रॉड डिप करना है। जिंक रॉड जिस मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में आपने जिंक रॉड को डिप करना है, दिस वन इज जिंक रॉड। रॉड को डिप करने से पहले यह सॉल्यूशन न्यूट्रल था, जितने जिंक आइन थे उतने ही सल्फेट आइन। अब जब रॉड को डिप किया, अब क्या होगा? अब यह होगा कि जिंक एटम, रॉड, दिस रॉड इज मेड अप ऑफ जिंक एटम। जिंक एटम जिंक आइन बनकर सॉल्यूशन में आएंगे। जिंक आइन, जिंक एटम जिंक आइन बनकर सॉल्यूशन में आएंगे। जिंक एटम Zn सॉलिड, रॉड ये जिंक आइन बनकर सॉल्यूशन में आएंगे Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन रॉड को देंगे। इलेक्ट्रॉन रॉड पर नेगेटिव चार्ज आएगा बाय द डेपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां पे इकट्ठे होते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की वजह से रॉड पर नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा। क्यों जी? क्योंकि अब जिंक आइन, उनकी कंसंट्रेशन सल्फेट आइन से बढ़ती जाएगी। अच्छा, जब इस पर सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज आ जाए और सॉल्यूशन पर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अब कुछ इसमें ना खरबों के खरबों जिंक आइन है, उनमें कुछ जिंक आइन दोबारा रॉड पे जाकर चले जाते। जिंक आइन में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिंक आइन का इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। शुरू में रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जब इस पर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज, इस पर सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज, तो अब रेट और रिडक्शन वो भी बढ़ गया। एक वक्त आया कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम किसके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ? इक्विलिब्रियम इन 2 रिएक्शंस के दरमियान एस्टेब्लिश हुआ। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर रॉड पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। अब सॉल्यूशन और रॉड, अब मेरा आखिरी पॉइंट है, अब सॉल्यूशन और रॉड के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस कायम हो जाता है। पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप between rod and solution. This potential difference is called electrode potential. हम इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप इस पूरी एक्टिविटी के दौरान अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 मोलर सॉल्यूशन, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करें तो फिर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं कहूंगा दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इसको E0 से हम जाहिर करते हैं, E0। अब असल काम शुरू हो गया, जिससे मैं गुफ्तगू अगले मरहले की तरफ ले जाऊंगा, और वो क्या? अब जब ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कायम हुआ रॉड और सॉल्यूशन के दरमियान, मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा आपने इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपने इसे E0 कहा, E0। मेरा क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है? मैं आपसे E0 से मेरी मुराद है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मेरी मुराद है ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? मेरा ये आपसे क्वेश्चन। वो कहते हैं कि अगर आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को जानना चाहते हैं ना, तो आपको कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। आइए उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को देखते हैं।
स्टूडेंट, उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एस स्टैंडर्ड, एच हाइड्रोजन, ई इलेक्ट्रोड, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहले ना मैं बात बता दूं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ये पहली बात। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप किसी भी एलिमेंट की जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं ना, तो वहां कार्बन को बतौर रेफरेंस एलिमेंट लेते हैं, स्टैंडर्ड एलिमेंट लेते हैं कार्बन को, और कार्बन से बाकी एलिमेंट उसके मास को कंपेयर किया जाता है। यहां भी आपने शी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया और शी की मदद से आप जिंक या बाकी जो इलेक्ट्रोड हैं उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करते हैं। अब देखो, शी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब शी की कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में ना 2-4 बातें हैं, मैं कहता हूं वो आपको आनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि वो आपसे पूछी जा सके। ये शी दैट इज वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक ऑफ आवर एंटी टेस्ट, बहुत उसका प्रोमिनेंट टॉपिक है। शी में क्या करते हैं? अब फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप यहां पे 1 मोलर HCl सोल्यूशन लेते हैं। दिस इज 1 मोलर HCl सोल्यूशन, ये लिया। अब आप जानते हैं ना कि 1 मोलर HCl सोल्यूशन में हमारे पास H पॉजिटिव भी होगा, हमारे पास Cl नेगेटिव भी होगा, H पॉजिटिव भी होगा, Cl नेगेटिव भी होगा। एवोगाड्रो नंबर H पॉजिटिव, एवोगाड्रो नंबर Cl नेगेटिव हमारे पास यहां पे स्पेक्टेटर है, कोई उसका काम नहीं है। ये मैं शी की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब एक और काम करें, आप ना एक प्लाटिनम की वायर लें, ये प्लाटिनम की वायर है, इसके एंड पे ना ये प्लाटिनम की स्ट्रिप है, दिस इज PT स्ट्रिप, दिस इज प्लाटिनम PT स्ट्रिप, और इस प्लाटिनम स्ट्रिप पर हमने प्लाटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोलिटिकली डिपॉजिट करवाया हुआ है। प्लाटिनम ब्लैक पाउडर फॉर्म में लेकर ना इलेक्ट्रोलिटिकली, वो जैसे एक मेटल के ऊपर हम दूसरी मेटल को डिपॉजिट करवाते हैं, वो हमने करवाया हुआ। ये आपके पास, ये तो अब ना ये आपके पास, और इसके ऊपर ना ये आपके पास, ये इधर ये प्लाटिनम वायर है, PT वायर, दिस इज PT वायर। अब इसके ऊपर ना ये ग्लास हुड है, दिस वन इज ग्लास हुड, ये शीशे का बना हुआ हुड है, और यहां से ना एक साइड ट्यूब है। इस साइड ट्यूब के जरिए हम 1 प्योर H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर ये प्रोवाइड करते हैं। ऑल दिस वन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन। इसमें ना 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? इसमें जो रिएक्शन होता है ना, वो हाइड्रोजन आप ऊपर से ला रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस आ गई। हाइड्रोजन जब आयोनाइज होती है ना, तो इट गिव द H पॉजिटिव। अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 H पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है। और अब ये इस तरह ये एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। अब जरा सुनना, इस इक्विलिब्रियम में क्या है? अगर रिएक्शन यूं जाए, फॉरवर्ड जाए, ये हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में आकर हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर ये हाइड्रोजन आयन ये इस प्लैटिनम पे जाकर ये इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो, रिवर्स, तो दिस वन इज कॉल्ड द रिडक्शन। ये 2 बातें आपने ज़हन में रखी। रिडक्शन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या? ये जो आपके पास शी है ना, इसका E0 ऑक्सीडेशन, इसका E0 रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन पोटेंशियल इसका, वो हम 0.00 कंसीडर करते हैं। ये 0.00। ये मैंने जो बातें आपको बताई ना, ऑल दीज आर अबाउट शी इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। लेकिन एक बात याद रखना, शी से भी एक बेहतरीन इलेक्ट्रोड है, एक और शानदार रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम है कैलोमिल
इलेक्ट्रोड वो शी से भी ज्यादा एफिशिएंट है, इससे भी ज्यादा। वो जो कैलोमेल, ये जो कैलोमेल होता है ना, ये याद रखना, Hg2Cl2 इसे कहते हैं कैलोमेल। वो जो कैलोमेल इलेक्ट्रोड है उसमें ये आप Hg2Cl2 इसको लेते हैं और साथ ही आप मरकरी को बतौर एलिमेंट भी लेते हैं और उनके दरमियान वो जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है ना, ये जो कैलोमेल इलेक्ट्रोड है इसकी जो ई नॉट है ना, ई नॉट, वो हम प्लस 0.268 वोल्ट लेते हैं। और मैंने कहा ये बात आपने वैसे याद रखनी, कैलोमेल इलेक्ट्रोड इज मोर एफिशिएंट रेफरेंस इलेक्ट्रोड देन शी। इसमें गैस है ना, तो गैस की कंसंट्रेशन को काबू में रखना, कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन इसमें ये सॉलिड यूज हो रहा है और सॉलिड की कंसंट्रेशन को काबू में रखना और उससे रिजल्ट लेना आसान है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और मेरे पास है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैं दो बातें करूंगा और अपनी पूरी गुफ्तगू को समराइज करने की कोशिश करूंगा। पहली बात, मेरे पास ना ये एक जिंक इलेक्ट्रोड है, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड जो मैंने आपको कुछ देर पहले ये समझाया, ये मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड है। इसमें वही बार बार मैं कह रहा हूं कि इसमें ये जिंक आयन है, सल्फेट आयन है, ये जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड है। मैं जानना क्या चाहता हूं, मैं इसका ई नॉट जानना चाहता हूं, मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना चाहता हूं, ई नॉट ये जानना चाहता हूं, मैं इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना चाहता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस जिंक इलेक्ट्रोड को शी के साथ कपल करूंगा और एक गैल्वेनिक सेल एस्टैब्लिश करूंगा। मेरे अल्फाज पे गौर क्या करो, मैं जिंक इलेक्ट्रोड इसके साथ शी को कपल करूंगा, ये मेरे पास शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, यानी शी, इसमें देख लो क्या क्या चीजें, इसमें आपके पास वही ये प्लाटिनम वायर है, ये प्लाटिनम स्टिप है जिसके ऊपर प्लाटिनम ब्लैक है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, ये ग्लास हुड है, ये ग्लास हुड है, ये वो अभी जो मैंने, और इस तरह ये साइड ट्यूब है जिससे हम 1 प्योर H2 गैस ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अप्लाई करें, ये शी है। अब इन दोनों के दरमियान दिस वन इज द पोरस पार्टीशन, और ये आपके पास ये पोरस पार्टीशन है, जिसे मैं कहता हूं ना सॉल्ट ब्रिज और पोरस, दिस इज द पोरस पार्टीशन। एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करो बाय मींस ऑफ वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर। नाउ दिस इज द गैल्वेनिक सेल। A galvanic cell consists of 2 half cell. This half cell which consists of zinc electrode, this half cell will consist of standard hydro She. अब नोट करना मुझे क्या चाहिए, मुझे ना चाहिए इसका जिंक इलेक्ट्रोड का ई नॉट मुझे चाहिए। ये क्या है, वो कहते हैं आप एक काम करो, आप ना ई नॉट सेल पढ़ा है, यस, किसके इक्वल है, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन इसके इक्वल है। अब ना होता यह है कि जब आप जिंक शी को जिंक के साथ कपल करते हैं ना, तो जिंक रॉड इट विल एक्ट एज एनोड, ये एनोड के तौर पर एक्ट करेगा, एंड शी इट विल एक्ट एज कैथोड, ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा। और बात अगली इंपॉर्टेंट, जब ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा तो इस पर रिडक्शन होगी। अब रिडक्शन मैंने ऊपर आपको समझाया, रिडक्शन का मतलब है कि ये रिएक्शन रिवर्स आएगा। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन आयन वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस इवॉल्व होगी, यहां से H2 गैस इवॉल्व होगी इलेक्ट्रॉन। और ये जिंक रॉड ये किसके तौर पर, ये जिंक रॉड एनोड के तौर पर, एनोड का मतलब इस पे कौन सी होगी, क्या होगी, इस पे ऑक्सीडेशन होगी। जिंक क्या ऑक्सीडेशन, जिंक एटम जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन में जाएंगे, ये ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि अगर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक रॉड, तो हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन चाहिए, हमें ई नॉट ऑक्सीडेशन चाहिए। इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, तो हमें इसकी ई नॉट रिडक्शन का पता होना चाहिए। अब आपके पास ये जो वोल्ट मीटर है इसकी वैल्यू देखो, ये हमें ई नॉट सेल बताएगा। जब आप वोल्ट मीटर की वैल्यू देखोगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस 0.76 वोल्ट। इसका मतलब है ई नॉट सेल आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, मैं इधर लिखूंगा, चलें इधर मैं इसको, ये आ गया प्लस 0.76 वोल्ट। ई नॉट ऑक्सीडेशन
ये हम मालूम करना चाहते हैं, हमें नहीं पता, इसको मैं ई नॉट ऑक्सीडेशन ही कहूंगा, प्लस ई नॉट रिडक्शन। जब आप शी को लेते हैं उसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन भी जीरो है, उसकी ई नॉट रिडक्शन भी जीरो है, इसका मतलब है इसकी ई नॉट रिडक्शन जीरो। अगर ई नॉट रिडक्शन जीरो हुई तो हमारे पास फिर आंसर क्या आ गया? आंसर ये आया कि आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड, इसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन दैट इज 0.76 वोल्ट। ये आपने मालूम कर, ये जो वैल्यू आपने ली ना, ये आपने शी की मदद से इसको कंपेयर किया, शी की मदद से। अब ये मैंने जितनी भी बातें बोली है ना, ये इसमें मेजॉरिटी एमसीक्यूज है कि जब आप शी को जिंक इलेक्ट्रोड के साथ कपल करते हैं तो शी किसके तौर पर काम करता है? कैथोड के तौर पर। जिंक इलेक्ट्रोड किसके तौर पर एक्ट करता है? एनोड के तौर पर। जब शी को हम जिंक इलेक्ट्रोड के साथ कपल करते हैं तो शी पर कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन होती है। कौन सा रिएक्शन होता है? ये वाला रिएक्शन होता है। ये सारी की सारी बातें इसके आपके पास जो ई नॉट ऑक्सीडेशन आई जिंक इलेक्ट्रोड की, वो कितनी? हम कहते हैं पॉइंट। जिंक की ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इट इज 0.76 वोल्ट। मैं कहता हूं बेटा नहीं, मुझे जिंक इलेक्ट्रोड की मुझे ई नॉट रिडक्शन चाहिए। आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, आप ना ई नॉट रिडक्शन लेनी है ना, तो ई नॉट रिडक्शन के लिए प्लस को क्या कर दो? माइनस। जस्ट ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में आना तो साइन को चेंज कर दो। मैंने इसी ई नॉट रिडक्शन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एस्टेब्लिश कर दी। अच्छा, अब आ जाओ, अब आपके पास एक और, ये मेरी गुफ्तगू पहली थी नंबर 1 पे, अब मैं गुफ्तगू दूसरी करने जा रहा हूं। अब मेरे पास ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड, इसमें ये कॉपर सल्फेट है, जिसके पास कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है। ये आपके पास कॉपर रॉड है, ये Cu रॉड है। मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं इस कॉपर इलेक्ट्रोड, इसकी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये जानना चाहता हूं। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ये जानना चाहता हूं। क्या करूं? मैं इसको शी के साथ कपल करता हूं, लेकिन अब के बाद जब आपने इसका इस्तेमाल किया ना, तो शी राइट साइड पे थी। अब इसके इलेक्ट्रोड मालूम करो, पोटेंशियल मालूम करो, तो अब शी लेफ्ट साइड पे होगी। ये लेफ्ट साइड, ये इसको लेफ्ट साइड पे लो, वही आपके पास 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, ये आपके पास वो प्लैटिनम ब्लैक, इसके ऊपर ग्लास हुड, ये मुकम्मल जैसे आपने ऊपर ये बनाया, तो ये है। अब इन दोनों को आप कनेक्ट कर दो बाय मींस ऑफ वोल्ट मीटर के जरिए। ये कॉपर इलेक्ट्रोड, ये शी, और दोनों के दरमियान यहां पोरस पार्टीशन साल्ट ब्रिज का काम है कि ये दोनों सॉल्यूशन को इंटरमिक्स नहीं होने देती। इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ बोथ सॉल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये HCl का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देती, आयंस की मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है। इन अल्फाज को देखना। अब ना मुझे क्या चाहिए? मुझे इसकी ई नॉट वैल्यू, चाहे ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। अब याद रखना, जब मैं शी को जिंक के साथ तो इट विल एक्ट एज कैथोड, जब मैं शी को कॉपर के साथ तो नाउ इट विल एक्ट एज एनोड। शी एनोड के तौर पर काम करेगा, और एनोड का मतलब इसके ऊपर क्या होगी? इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। ये देखो, अगर ये रिएक्शन यू रिवर्स आए तो ये हो गई रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो तो दिस विल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसका मतलब है कि अब शी के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो होगा हाइड्रोजन, इट विल आयोनाइज, ये गैस है, इट विल आयोनाइज इनटू हाइड्रोजन आयन जो एक्वस है, एंड द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन इस पे होगा। और इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? इसके ऊपर रिडक्शन होगी। कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, कॉपर में कन्वर्ट होंगे, दिस इज द रिडक्शन। इसका मतलब है कॉपर इलेक्ट्रोड इट विल एक्ट एज कैथोड, और इस पे, और जो कैथोड है ना, फिर हमें उसकी चाहिए, हमें उसकी ई नॉट रिडक्शन चाहिए, और ये शी है, इसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन चाहिए, ऑक्सीडेशन। इसकी ई नॉट रिडक्शन ले वो भी जीरो, शी की ई नॉट ऑक्सीडेशन ले वो भी क्या होगी? ये जीरो होती, जीरो, ये हमें पता है। अब वही मैंने जो ये रिएक्शन ई नॉट सेल दैट इज कॉल्ड ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ई नॉट सेल आपके पास आ गया, ई नॉट सेल दैट इज कॉल्ड टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ये ई नॉट रिडक्शन। अब ई नॉट ऑक्सीडेशन आपके पास क्या आया? जीरो, वो शी का। ई नॉट सेल आपके पास क्या है? वो सेल कितनी वोल्टेज बता रहा है?
अगर आप वोल्ट मीटर की वैल्यू देखोगे ना, तो वोल्ट मीटर की वैल्यू आएगी प्लस 0.34 वोल्ट। इसका मतलब आपके पास ई नॉट सेल आ गया प्लस 0.34 वोल्ट। ये जीरो ई नॉट रिडक्शन वो हम जानना चाहते हैं, तो वो फिर कितनी आ गई, वो इसके बराबर आ गई, वो आ गई प्लस 0.34 वोल्ट। ये आ गई। तो आपने दो काम हुए, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली आपने जिंक इलेक्ट्रोड की ई नॉट ऑक्सीडेशन निकाली और फिर आपने वैल्यू चेंज करके उसको ई नॉट रिडक्शन किया। एक्सपेरिमेंटली आपने जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड की ई नॉट रिडक्शन वैल्यू निकाली, और अगर मैं कहूं कि कॉपर इलेक्ट्रोड की ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या होगी, तो आप इस पॉजिटिव को क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे। यानी आप लिखोगे ई नॉट रिडक्शन ऑक्सीडेशन दैट इज माइनस 0.34 वोल्ट। ये जो सारी मैंने गुफ्तगू की ना, ऑल दिस इज अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आइए उसको देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको पढ़ने जा रहे हैं। ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले डेफिनेशन देखो ना, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स और एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ई नॉट रिडक्शन वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, किस बेस पे अरेंज किया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इन। या तो आप एलिमेंट्स को ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आयोपिक रिकमेंडेशन है। ये जो मैं बार बोल रहा हूं ना, आयोपिक, ये एमसीक्यू है ना, कि आयोपिकली जो आयोपिक ने रिकमेंड किया है, तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम एलिमेंट्स या इलेक्ट्रोड को किस बेस पर अरेंज करें, तो वो कहते हैं कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर अरेंज करें। और एक और बात भी याद रखें कि ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है ना, ये सारी की सारी वैल्यू मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन पर परफॉर्म करके इनको लिखी है। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन का आपको पता ही है ना कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये चीजें। और एक और बात याद रखना, अगर आप टेम्परेचर को, प्रेशर को या कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं ना, फिर ये वैल्यू चेंज होती जाती है। तो ये वैल्यू है स्टैंडर्ड कंडीशन पर, और इसीलिए तो मैंने इनके ऊपर ई नॉट लिखा। नॉट मीन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। पहली अहम तरीन बात, मैं तो कहता हूं, मैं दो बातें कहता हूं कि जिस स्टूडेंट को पीरियोडिक टेबल पे ग्रिप है और जिस स्टूडेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, समझें वो केमिस्ट्री की बेसिक को जानता है। बहुत सारी बातें इसमें छुपी हुई। केमिस्ट्री इसके अंदर, वो कहते हैं समंदर में, समंदर को कूजे में बंद करना, तो पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर बंद है। इसको समझना है। सबसे अहम तरीन बात जो आपके एंटी टेस्ट की बुनियाद है, आपको यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है। जैसे मर्जी करो, रट्टा लगाओ, कोई न्यूमेरिक यूज करो, कोई टोटका यूज करो, आपको यह आनी चाहिए। गूगल करो और गूगल में जाके देखो, मुख्तलिफ तरीकों से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के तरीके बताए गए। आपको आने, मुझे नहीं पता, आप जो मर्जी तरीका इस्तेमाल करते हैं, आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक इन एलिमेंट्स की तरतीब क्या है। तो मैंने कहा ना, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या इलेक्ट्रोड, मैंने ये एलिमेंट्स को अरेंज किया इस तरह। अच्छा, एक और भी, मैं अभी एक और भी नुकता हूं, इससे क्या मुराद है -3.045, इससे क्या मुराद, बाकी भी, यानी इससे क्या मुराद क्या है, इसका मतलब है ये आपके पास लिथियम की ये स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू है। स्टैंडर्ड क्या मतलब क्या मतलब ये है कि ये आपके पास रिडक्शन किसे कहते हैं, हम रिडक्शन किसे कहते हैं, हम रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम रिडक्शन कहते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना। मसलन मेरे पास
मेरे पास ये लिथियम आयन है Li+1, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी रिडक्शन हुई, इट विल कन्वर्ट्स इनटू लिथियम, और इसकी जो वैल्यू है वो ये आती है माइनस, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस वैल्यू, इस हिस्सा है माइनस इसका। इसका मतलब है कि लिथियम की E0 रिडक्शन वैल्यू बहुत कम है, सबसे कम है। वी कैन से दैट लिथियम हैज मिनिमम या लोएस्ट E0 रिडक्शन वैल्यू। मतलब क्या है? मतलब है कि Li+1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहता। अगर वो करना चाहता होता तो उसकी ये वैल्यू ज्यादा होती। तो सबसे ज्यादा हेजिटेट, सबसे ज्यादा रिलेक्टेंट, सबसे ज्यादा ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉन गेन करने में लिथियम आयन करता है। अच्छा, इसके बरक्स आप इधर आ जाओ। ये क्या है? ये है फ्लोरीन एटम। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है इट विल कन्वर्ट्स इनटू फ्लोराइड आयन, इसमें कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, इट हैज हाईएस्ट, वो लोएस्ट था, ये हाईएस्ट E0 रिडक्शन वैल्यू, सबसे ज्यादा इसकी E0 रिडक्शन वैल्यू। इसका मतलब है फ्लोरीन का एटम बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। लेकिन फ्लोराइड आयन का इसमें कन्वर्ट होना कदरे मुश्किल है, वो ऑक्सीडेशन उसकी मुश्किल। अच्छा, बहरहाल एक ये तरतीब आपको, ये जो मैंने सारी तरतीब लिखी है ना, इस तरतीब में जरा गौर से देखना। मेरा जो नुक्ता रहेगा, जिस बात को मैं ज्यादा फोकस करूंगा, वो हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन, इसको मैं मिड में ले लेता हूं। मिड में मैं इसलिए लेता हूं कि हाइड्रोजन से ऊपर ना स्टूडेंट इन सब की E0 रिडक्शन वैल्यू नेगेटिव में है, और हाइड्रोजन से नीचे जो है एलिमेंट्स, उनकी E0 रिडक्शन वैल्यू पॉजिटिव में है। तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन हैज इक्वल टेंडेंसी, ये लिखा ना, हाइड्रोजन की E0 रिडक्शन वैल्यू 0 है, हाइड्रोजन की E0 ऑक्सीडेशन वैल्यू भी 0 है, जो अभी हम कुछ देर पहले पढ़ी है। इसका मतलब है हाइड्रोजन हैव इक्वल टेंडेंसी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाना चाहता हूं। उन पॉइंट्स को मैं तो एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा ना, एफएससी के अंदाज में नहीं समझाऊंगा। पहली बात आसान सा, मैं ना इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट उनकी बात करना चाहता हूं। यानी मैं पहला पॉइंट जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ना, मैं यहां मुख्तसर लिखूंगा, मैं इन सब में their relative tendency of oxidizing and reducing power, oxidizing agent strength and reducing agent strength, मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। मैं ये पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं। पहले तो ना आसान सी बातें समझे, फिर हम आपको स्टूडेंट, इन सब में ऊपर मेटल्स हैं, ये सारी मेटल्स हैं, नीचे इनमें से कुछ मेटल्स हैं, लेकिन अगर आप आयोडीन को देखें, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन को देखें, दीज आर नॉन मेटल्स। तो मैं रफली कह सकता हूं कि मेटल्स का रुझान ऊपर ज्यादा है और नीचे नॉन मेटल्स है। अच्छा, इसका मतलब है ये जो मेटल्स है ना, मेटल्स के बारे में एक बात याद रखिएगा कि मेटल जो है, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं और पढ़ाता रहूंगा कि मेटल जो हैं दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं अक्सर ये लिखता हूं, दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात आपने, और नॉन मेटल के बारे में आपने क्या कहना है? नॉन मेटल्स के बारे में आपने जो बात याद रखनी है ना, नॉन मेटल्स के बारे में, वो दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले तो ये बात, इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट सबसे ऊपर है दैट इज लिथियम, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो सबसे नीचे है वो फ्लोरीन है, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली बात, यानी मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो F2 है, लिथियम, दिस वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके बरक्स जो फ्लोरीन है F2 एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस इज weak strongest ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो लिथियम इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अगर फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट विल बी वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों बातें आपके साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉप पे है, विच हैव लोएस्ट इनो रिडक्शन वैल्यू, दिस वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं बार बार लिखूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या रिलेशन क्या बना? रिलेशन ये बना, अगर इनो रिडक्शन वैल्यू कम होगी तो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैंने इनवर्स हो गया ना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा हमारे पास रिलेशन बना कि रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। जबकि बरक्स अगर ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगी तो ये हमने क्या कहा, तो रिडक्शन पावर ये हाईएस्ट जो है ना, अगर इनो रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी ऑक्सीडेशन पावर भी ज्यादा होगी। तो दूसरा पॉइंट आप क्या रखें? आप कहेंगे जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर कह लो या स्ट्रेंथ कह लो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। ये दो रिलेशन। अब जरा सुनना बात, मैं जब ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर से नीचे आते हुए मैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट से वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ जा रहा हूं। तो इसका मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ कम होती है और क्या बढ़ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ बढ़ती है। मैंने क्या कहा? तीसरी मैंने जो बात आप तक कन्वे की, मैं कहता हूं डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दो बातें यहां पे रखो। पहली, रिड्यूसिंग एजेंट पार या पार कह लो या स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, और दूसरी बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पार इंक्रीजेस, ये बढ़ती है। अब मैं भला एक और बात करूंगा, मैं कहूंगा जो ऊपर वाला है ना वो नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। क्यों जी? वो इसलिए कि ऊपर वाले की रिड्यूसिंग एजेंट पावर नीचे वाले से ज्यादा है। द अपर एलिमेंट कैन रिड्यूस द लोअर वन। मसलन मेरे पास, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। रिड्यूस करने का मतलब क्या है? रिड्यूस करने का मतलब है कि आपके पास सपोज ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है 3+ में, आप इसको इलेक्ट्रॉन दे, 3 इलेक्ट्रॉन दे, तो ये Al में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब ये +3 से 0 में ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई। ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने का मतलब है ये रिड्यूस हुआ। अब इसको रिड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम से ऊपर कौन है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, लिथियम। एल्यूमिनियम से ऊपर जो भी एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देकर इसको रिड्यूस कर देगा। मैं फर्ज करता हूं एल्यूमिनियम से ऊपर कैल्शियम ले लेता हूं, या पोटाशियम ले लेते, पोटाशियम। तो पोटाशियम ये आ गया K। पोटाशियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा 3K, ले लो 3K। जब पोटाशियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कितने देगा? 3 इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम खुद किस में कन्वर्ट होगा? K+1 में। 3 है ना, वो +1। K0 से +1 में, +1 का मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मेरे पॉइंट ना जो मैंने आपको समझाया, ये MCQ है, ये पूछा जाता। ये मैंने जो बात की वो नीचे तक का। अच्छा, ये दोनों चीजें आपके ज़हन में आनी चाहिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमने लिथियम की तो बात कर दी, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हमने F2 की तो बात कर दी, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, लिथियम आयन के बारे में आपका क्या ख्याल है? लिथियम आयन Li+1, आपका F-1 के बारे में क्या ख्याल है? अगर लिथियम एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो व्हाट अबाउट द Li? Li क्या है? Li स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। दिस वन इज, अगर ये नीचे से ऊपर जाओ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर कम होती है। तो मैं कहूंगा ये जो लिथियम आयन है, दिस इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फ्लोराइड आयन दिस इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये बातें ज़हन में बिठानी स्टूडेंट। और हम इसके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, नंबर 2 पे ना मैं आपको एक खास तीन बात, मैं आपको ना E0 सेल के बारे में जानना चाहता हूं। इसके दो नाम हैं, हम इसको ना सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, सेल पोटेंशियल। हम इसे करंट प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, प्रोड्यूस्ड
बाय द सेल। मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया, हम इसको एक और भी नाम देते हैं, हम इसको EMF भी कहते हैं। लेकिन याद रखना E नॉट सेल और EMF, ये सेल पोटेंशियल और EMF दोनों में कदरे फर्क होता है। ये वैसा ही डिफरेंस है जैसे आप थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड की बात करते हैं। ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, जब करंट दो सेपरेट आपके पास इलेक्ट्रोड है, उनमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, जब करंट फ्लो करता है और गैल्वेनिक सेल करंट प्रोड्यूस कर। पहले मेरी बात को सुनना, मेरी बात यह है कि अगर E नॉट सेल, बड़ी अहम बात, अगर E नॉट सेल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा? अगर E नॉट सेल नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा? एक तो ये पॉइंट। अगर E नॉट सेल पॉजिटिव होगा, मैं अभी आपको समझाता हूं कैसे पॉजिटिव होगा। अगर E नॉट सेल पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, दैट सेल इज गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। और एक और भी बात, द रिएक्शन इज फिजिबल, ऐसा हो सकता है, फिजिबल रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का भी पता चलता है, क्या ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर किसी सेल की E नॉट सेल नेगेटिव आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स। एक और भी पॉइंट, और वो है कि दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड द रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये सारे के सारे MCQs है, नॉट फिजिबल। अच्छा, अब अगली बात, हमें कैसे पता चलेगा कि E नॉट सेल पॉजिटिव है? ये लेते कैसे? स्टूडेंट, E नॉट सेल को लेने के लिए ना मेरे पास इक्वेशन है, E नॉट सेल दैट इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन। ये आप गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश करें। गैल्वेनिक सेल में क्या आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक आपके पास रिडक्शन हाफ सेल है। कुछ देर पहले हमने पढ़ा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की E नॉट ऑक्सीडेशन ले, इसकी E नॉट रिडक्शन ले, दोनों का सम ले। अगर सम आए पॉजिटिव, इसका मतलब है दैट इज द गैल्वेनिक सेल, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्सिएशन हो रहा है। और अगर E नॉट सेल आए नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसे, हम कैसे मालूम करें? वो कहते हैं आप ना E नॉट सेल दो तरह से ले सकते हैं। पहले मैंने बताया, एक एक्सपेरिमेंटली, दूसरा थ्योरेटिकली। मैं तो आज थ्योरेटिकली की बात करूंगा, जरा पॉइंट को समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। बेटे जी, जब भी आप गैल्वेनिक सेल बनाएं दो इलेक्ट्रोड से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल, तो जो ऊपर होगा, जो अबव है, अबव, विच इज अबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अबव द ECS, दैट विल एक्ट एज एनोड, और जो बिलो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, दैट विल एक्ट एज कैथोड। मैं इस बात को जरा क्लियर करना चाहता हूं। मैं ना मैग्नीशियम और टिन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से गैल्वेनिक सेल बना रहा हूं, तो फिर मैग्नीशियम विल एक्ट एज एनोड एंड टिन विल एक्ट एज कैथोड। जो एनोड है, इसकी हमने E नॉट ऑक्सीडेशन लेनी होती है, जो कैथोड है, इसकी हमने E नॉट रिडक्शन लेनी होती है, और दोनों का सम लेना होता है। अगर दोनों का सम पॉजिटिव आएगा तो फिर हमारी बात बन जाएगी, हां गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब जरा सुनना, अगर मैं ऊपर वाला मैग्नीशियम या कैल्शियम की बात कर लो, अगर मैं कैल्शियम उसको बतौर एनोड एक्ट करता हूं, उसके हमें क्या चाहिए? हमें उसकी E नॉट ऑक्सीडेशन चाहिए। ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, ये E नॉट ऑक्सीडेशन नहीं है, ये E नॉट रिडक्शन है। तो इसका मतलब अगर आपने E नॉट ऑक्सीडेशन लेनी है तो इस माइनस को क्या करना पड़ेगा? प्लस, तो प्लस 2.87। अच्छा, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए? मैंने टिन की बात की है, या आयरन की बात कर लो। अगर आयरन को मैंने लेना है तो साफ ज़ाहिर इट विल एक्ट एज कैथोड, और मुझे E नॉट रिडक्शन चाहिए, तो ये लिखी ही E नॉट रिडक्शन है। इसका मतलब है मैं फिर प्लस 2.87 उससे 0.44 इसको माइनस करूंगा, तो मेरे पास आंसर किस में आएगा? मेरे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। ये एक बात। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं कहता हूं ना, if you want to construct a galvanic cell by using the zinc electrode and copper electrode, which will act as anode, which will act as cathode. So very simple. Zinc lie above in electrochemical series than copper. So zinc will act as anode while copper will act as cathode.
हमारे पास जिंक की ये ई नॉट रिडक्शन दी गई है, साइन चेंज कर दो, ई नॉट ऑक्सीडेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब है जिंक की जब आप ई नॉट ऑक्सीडेशन लेंगे तो प्लस 0.76 वोल्ट आएगा, और कॉपर की आप ई नॉट रिडक्शन लेंगे वो तो ऑलरेडी ही प्लस 0.34 है। दोनों को ऐड करोगे द आंसर विल बी प्लस 1.10 वोल्ट। सिंस द ई नॉट दैट विल बी इन पॉजिटिव, सो दैट इज द। लेकिन अगर ई नॉट सेल जो है वो नेगेटिव आएगी, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इशारा है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात है। एक और भी आपको कंफ्यूज किया जाता है, जरा बात को समझना। आपको कहा जाता है सपोज आप एल्यूमिनियम है, इससे आप एल्यूमिनियम Al3 प्लस करें, इसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू आपको दी जाती है, ठीक है ना। अब देखना है दी जाती है, और इसके बाद आप ना कोई और ले लें, कॉपर को ले लें, सपोज कॉपर, इससे कॉपर बना और आपको इसकी भी ई नॉट रिडक्शन दी जाती है सपोज, और आपसे कहा जाता है बताएं इससे जो गैल्वेनिक सेल बनेगा, उस गैल्वेनिक सेल में जो एनोड और कैथोड रिएक्शंस है वो कौन कौन से होंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो गैल्वेनिक सेल बनेगा उसकी ई नॉट सेल क्या होगी। तो पहली बात आपने देखना है कि एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर है। तो पता चला जी एल्यूमिनियम ये लाई अबव, और ये लो, इसका मतलब है इट विल एक्ट एज एनोड, ये एनोड के तौर पर काम है। और एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इट विल एक्ट एज कैथोड, कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन। ये जरा अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम आयन में आते हैं आप 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन। इसके लिए आपको चाहिए ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन ही हो रही है ना। हां, लेकिन आपको जो वैल्यू यहां पे दी गई है वो -1.6, मुझे माइनस नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑक्सीडेशन होगी। मैं अपने तौर पे यहां पे अगर लिखा होगा ना -1.66 वोल्ट, मैं इसको अपने तौर पे क्या कर दूंगा प्लस 1.66 वोल्ट। और इस तरह कॉपर आयन से, ये कॉपर आयन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन, और इससे कॉपर बना। साधारण गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है तो मुझे इसकी क्या चाहिए ई नॉट रिडक्शन, और ई नॉट रिडक्शन आपको वो दी गई है। इस तरह आपने क्या करना है, इसकी ई नॉट रिडक्शन आपके पास आ गई जी प्लस 0.34 वोल्ट। अब वही फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा, क्या लिखा मैंने लिखा जी ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस, अब ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या आ गया आपके पास 1.66 वोल्ट प्लस ई नॉट रिडक्शन आपके पास आ गया है 0.34 वोल्ट। अब इन दोनों का सम ले लो, जो दोनों का सम आएगा दैट इज कॉल्ड द ई नॉट सेल। अब फर्क जरा एक लफ्ज का फर्क जो मैं बता रहा हूं, ये जो ई नॉट सेल आपके पास आया ना, ये आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया। तो जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। अब आप इसी को एक्सपेरिमेंटली आप हकीकत में एक सेल डेवलप करें और उस सेल के अंदर देखें कि अब इनमें रिलेशन क्या है। तो तकरीबन अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये सारा का सारा एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो वही आएगा आंसर जो मैंने यहां पर रखा। स्टूडेंट, ये था दूसरा पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इस पॉइंट यही मैंने जो ऊपर बात की ना, यही। अच्छा, एक आखिरी बात, फिर मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। वो क्या, ये जो मैंने जितनी भी अभी तक आपके साथ गुफ्तगू की है ना, जितनी भी गुफ्तगू की है, इसमें मैंने ई नॉट रिडक्शन वैल्यू को बुनियाद बनाया है। अगर आप कहते कि नहीं हमें ई नॉट ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसकी बेस पे, तो जितनी गुफ्तगू की है इसको बिल्कुल उलट दो। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये तो हाई लेवल का, वो कहते हैं ना कि चंद क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपकी सोच से भी ऊपर होते हैं। आपने जितनी भी यहां पे पढ़ा होता है ना, वो आपने ई नॉट रिडक्शन क्वेश्चन आ जाते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन के लिहाज से कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को ई नॉट ऑक्सीडेशन के हवाले से अरेंज करें ना, तो ऊपर से नीचे आते हुए ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू कम होगी। ई नॉट रिडक्शन वैल्यू बढ़ रही है, माइनस 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 0 फिर बढ़ गई, लेकिन ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू कम होती जाएगी। और वो बातें यहां पे अप्लाई करो। reducing reductant strength directly proportional to E naught oxidation और oxidizing reductant strength inversely proportional to E naught oxidation, वो सारी की सारी बातें। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टूडेंट अब मेरे पास आ गया रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। आसान सा नुस्खा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। वेरी वेरी सिंपल। मतलब अगर ई नॉट रिडक्शन वैल्यू बढ़ती जाएगी तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कम होती जाएगी। क्या मतलब, ऊपर से हम नीचे आते हैं ना, इन और रिडक्शन वैल्यू बढ़ती जा रही है तो मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। यानी जो मेटल ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाली उससे कम रिएक्टिव, उससे नीचे वाली उससे कम रिएक्टिव है। ये पॉइंट, यानी जितनी मेटल ज्यादा ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जितनी नीचे है वो कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं। रिएक्टिविटी मैं ना 3 बातें आपको बताता हूं। मैं ना पहले ये लेता हूं, मेरे पास है ये लिथियम पोटाशियम ली ने मज। लो जी, ये मैं पहले इनकी ली ने मज, बस इतनी बड़ी बात है। इनको देखिएगा, पहले मैं इन तीनों की बात करूंगा। अच्छा, इसके बाद आ जाओ, फिर आपके पास ये आ गया कैडमियम निकल टिन लेड। कदे नहीं सुनाओ पंजाबी से क्या कहा? सी डी कैडमियम कदे नी निकल सुनाओ पंजाबी लेड। ये दूसरी गुफ्तगू हो गई। अच्छा, तीसरी इनको ले लो। कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, गोल्ड है। मैं इसमें सिर्फ 3 ही लूंगा। मैं लूंगा कॉपर, मैं लूंगा सिल्वर, मैं लूंगा गोल्ड, AU। इन तीनों को मैं डिस्कस करूंगा। मैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात कर रहा हूं, गौर से सुनना। ये जो तीनों है, ये जो मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है। इन और रिडक्शन वैल्यू कम है, हाईली रिएक्टिव है, यानी दे हैव लो ई नॉट रिडक्शन वैल्यू, एंड दे आर highly reactive metals. They are highly reactive metals. मैं एक बात क्लियर करता चलूं। एक बात स्टूडेंट के ज़हन में बड़ी कंफ्यूजन है। मैंने पहले भी जिक्र किया एक लेक्चर में कि जो लिथियम है ना, और फिर सीजियम भी अल्कली मेटल्स है। लिथियम हाईली रिएक्टिव मेटल है इन सॉल्यूशन। ये हाईली रिएक्टिव इन सॉल्यूशन में। और ये जो मेरे पास है ना सीजियम, इट इज हाईली रिएक्टिव इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ये भी रिएक्टिव है एब्सेंस ऑफ वाटर में, हाईली रिएक्टिव इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो ये मेटल्स, अब आ जाओ इनके बारे में। कैडमियम निकल टिन लेड, ये जो हाइड्रोजन के बिल्कुल करीब करके, ये वाली इनकी बात। इनमें अगर आप देखोगे ना तो इनकी इन और रिडक्शन वैल्यू ना ज्यादा है ना कम है, यानी दे हैव मॉडरेट ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। लिहाजा इनकी रिएक्टिविटी भी क्या है? दे आर मॉडरेट रिएक्टिव, बहुत कम होती है, मॉडरेट रिएक्टिव है। अब आप इनकी तरफ आ जाओ। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। इनके ये ना दे हैव लोएस्ट ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। अगर ई नॉट रिडक्शन वैल्यू सबसे कम है, ये आई एम सॉरी दे हैव हाईएस्ट ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। अगर इनकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू सबसे ज्यादा है तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, सबसे कम। दीज आर कॉल्ड इनर्ट मेटल्स। These are called noble metals.
नोबल मेटल्स। जैसे नोबल गैसेस है ना, वी हैव द नोबल मेटल्स, वी हैव द नोबल मेटल्स। इसमें ना प्लैटिनम भी शामिल कर लो ना, तो क्या कहने। तो ये जो चार है ना, इनका, इन चार में से ये जो तीन है ना, इनका ताल्लुक फर्स्ट बी ग्रुप से है, फर्स्ट बी ग्रुप। इन तीनों को हम ना कॉइनिच मेटल्स भी कहते हैं, कॉइनिच मेटल्स। इनसे सिक्के बनाए जाते हैं, इनसे सिक्के बनते, कॉइन्स बनते हैं। अच्छा, क्यों इनसे कॉइन्स बनते हैं? वो कहते हैं जी कॉइन्स हम इनसे इसलिए बनाते हैं बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल। अच्छा जी, क्यों स्टेबल है? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। क्यों रिएक्टिविटी बहुत कम है? क्योंकि इनकी इन और रिडक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। एक और पॉइंट, और वो भी अक्सर आपसे पूछा जाता है, वो है कि किसी भी मेटल का, मैं आपको पहले बात समझाता हूं। आप कोई भी मेटल ले लें विच लाई अबव द शी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो शी से ऊपर है। ये है शी, SHE, मैं इसको कहता हूं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी। मैं इन मेटल्स की बात कर रहा हूं। ऑल दीज मेटल लाइज अबव द शी से ऊपर है। जब वो मेटल जो शी से ऊपर है, जब किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करती, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट, आप डाइल्यूट HCl ले लो, आप डाइल्यूट H2SO4 ले लो, आप डाइल्यूट HNO3 ले लो, किसी भी डाइल्यूट एसिड से, दे विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। और वो जो इससे नीचे है, वो हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड के साथ कोई। तो दूसरी बात भी मैं लिख देता हूं, लिखने में क्या हर्ज है, ताकि याद रहे कि मेटल्स दैट लाई बिलो द शी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दे प्लस डाइल्यूट एसिड, आई विल से देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता। अब ना इसकी वजाहत में कौन किसको रिड्यूस करता है, अगर वो मैं टर्मिनोलॉजी बोलूंगा ना, तो वो आपको समझ कोई नहीं आएगी, ठीक है ना। बस आप इन्हीं बातों को, एंटीटस कहता है इन चीजों का, एटलीस्ट आपको ये चीजें आनी चाहिए। एक और पॉइंट, वो पॉइंट क्या है नंबर 5 पे, वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये नंबर 4, ये नंबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय एनदर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये अक्सर एमसीक्यू आता है, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये अक्सर एमसीक्यू आता है। मुश्किल बात कोई नहीं है, मुश्किल बात नहीं, आसान है। जरा सुनना, मैं कहता हूं जी मेरे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है ना, ये ब्लू कलर का होता है कॉपर की वजह से। इसमें इसका जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है, और ये जो ब्लू कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu2+ कॉपर आयन की वजह से, ये क्यूप्रिक आयन, इसकी वजह से। इसको हमने उर्दू में नीला थोथा भी कहते हैं, ये याद रखना है, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन है, आप उसमें जिंक ऐड करते हैं, Zn, जिंक ऐड करते हैं। अब हम देखना चाहते हैं क्या ये जिंक जो है ये उस ब्लू कलर सॉल्यूशन उसके कलर को फेड करेगी। मतलब होता क्या है कि वो ब्लू कलर वो खत्म हो जाता है और आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन। हुआ क्या, हुआ ये कि जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। एक मेटल यानी जिंक, उसने साल्ट सॉल्यूशन में से दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा, इसके बरक्स अगर आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, MgSO4, ये सॉल्यूशन है, आप उसका जिंक से रिएक्शन करवाएं, क्या ये रिएक्शन होगा? आंसर है नो, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों जी? जिंक अगर कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है तो मैग्नीशियम क्यों नहीं? तो वो तो मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक से ऊपर है, तो जो एलिमेंट ऊपर होगा नीचे वाला उसको उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हां, मैग्नीशियम जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो ना खत्म होने वाला टॉपिक है ना, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन एंटीटस के लिए, FSC के लिए दिस वन इज इनफ। रोजाना की तरह मैं आपसे कहता हूं कि इल्म फैलाने के इस अमल में आप मेरे हमनवा हैं, आप मेरे साथी हैं। हम इंशाल्लाह
हर घर तक, हर स्टूडेंट तक इल्म को आसान करके पहुंचाएगी। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।